Hello, I am Shahnawaz and today we are continuing units and measurement, and in this part 4 video lecture we are going to discuss determining the molecular size of oleic acid and range of length. Yes, इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं किस तरह से ओलिक एसिड के मॉलिक्यूल का साइज पता करें, उसका डायामीटर पता करें और फिर उसके बाद हम देखेंगे रेंज ऑफ लेंथ. इट मीन्स कि सम इम्पॉर्टेंट यूनिट्स टू मेज़र द लेंथ. सो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है. आप ओलिक एसिड के मॉलिक्यूल के साइज़ को पता करने वाले हैं. इट मीन्स सपोज इट्स अ ओलिक एसिड मॉलिक्यूल. सो आपको इसका डायामीटर पता करना है और इसका डायामीटर ऑब्वियसली सी बात है बहुत छोटा होता है. अगर मैं किसी मॉलिक्यूल की बात करूं तो मॉलिक्यूल का साइज़ होता है 10⁻⁻⁹ मीटर से 10⁻⁻10 मीटर के साइज़ का. इतना छोटा मेजरमेंट तो ऑब्वियसली सी बात है किसी डायरेक्ट मेथड से पॉसिबल नहीं है. डायरेक्ट मेथड इट मीन्स बाय यूजिंग द मीटर स्केल, वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, स्फेरोमीटर एट्सेट्रा. सो इनकी मदद से तो आप मेज़र नहीं कर सकते. सो यू हैव टू डेवलप एन इनडायरेक्ट मेथड टू मेज़र दिस स्मॉल रेंज 10⁻⁻9 मीटर. तो चलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्या वो इनडायरेक्ट मेथड होगी जिसकी मदद से आप इतना छोटा साइज़ मेज़र कर पाएंगे. So let's start. Size of the molecule of oleic acid is of order of 10⁻⁻9 मीटर. Yes, ओलिक एसिड का जो मॉलिक्यूल होता है उस मॉलिक्यूल का साइज होता है 10⁻⁻9 मीटर. एंड इन दिस मेथड वी फॉर्म अ मोनोमोलिकुलर लेयर ऑफ ओलिक एसिड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. यही है इनडायरेक्ट मेथड. इस मेथड में हम इस ओलिक एसिड की मोनोमोलिकुलर लेयर. अब ये मोनोमोलिकुलर क्या होता है? तो देखिए मोनो का मतलब होता है सिंगल. आपको पता है मोनो इट मीन्स कि सिंगल या फिर वन. और मॉलिक्यूलर तो आपको पता है इट मीन्स कि मॉलिक्यूल. इट मीन्स कि सिंगल मॉलिक्यूल की आपको लेयर बनाना है. मोनो मॉलिक्यूलर लेयर की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको सिंगल मॉलिक्यूल की लेयर बनानी है. अब सिंगल मॉलिक्यूल की लेयर से मीनिंग क्या है? तो देखिए बड़ा आसान है. एक ऐसी लेयर जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल हो, एक ही मॉलिक्यूल एक जगह आ रहा हो. इट मीन्स कि ऐसा ना हो कि एक के ऊपर एक मॉलिक्यूल की लेयर हो. जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ सरफेस. सो इस सरफेस के ऊपर अगर एक एक मॉलिक्यूल ही आए, सिर्फ और सिर्फ एक एक मॉलिक्यूल, ठीक है, एक एक मॉलिक्यूल, ओनली वन. सो दिस इज़ अ मोनोमोलिकुलर. मोनो इट मीन्स वन एंड मॉलिक्यूलर लेयर आपके सामने नज़र आ रही है. सो इस तरह की मॉलिक्यूलर जो लेयर होगी, इस तरह की मॉलिक्यूलर लेयर को अगर आप कहाँ पर बना रहे हैं भाई, सरफेस ऑफ द वाटर. ये सपोज वाटर है, इस वाटर की सरफेस पर आपने इस तरह से मोनोमोलिकुलर लेयर को फॉर्म कर दिया है. और ये मोनोमोलिकुलर लेयर किसकी है? ओलिक एसिड की. ओलिक एसिड, ठीक है. सो अगर आप इस लेयर की थिकनेस को पता कर लें, अगर आप इस लेयर की मोटाई को पता कर लें तो ऑब्वियसली ये जो थिकनेस होगी, ये जो मोटाई होगी वो इस मॉलिक्यूल के डायामीटर के बराबर होगी. ऑब्वियसली दिस थिकनेस विल बी इक्वल टू द डायामीटर ऑफ दिस मॉलिक्यूल. सो आज हम इस लेक्चर में यही डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से हम ये मोनोमोलिकुलर लेयर को क्रिएट करें और उसको वाटर सरफेस पर इस तरह से फैलाएं कि हमें सिर्फ और सिर्फ मोनोमोलिकुलर लेयर ही मिले. और फिर इस मोनोमोलिकुलर लेयर की मदद से हम किस तरह से एक पर्टिकुलर एटम का डायामीटर फाइंड आउट करें. So with the help of simple measurement and calculations we can get thickness of this layer which is nothing but the diameter of molecule of oleic acid. So इस एक्टिविटी को करने के लिए, इस प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए हमें ज़रूरत होगी एक टब की वाटर के लिए, एक ल्यूकोपोडियम पाउडर की, ठीक है, उसके बाद ओलिक एसिड की, दिस इज ल्यूकोपोडियम पाउडर, ओलिक एसिड, और एक ड्रॉपर की ज़रूरत हमें होगी. तो इस तरह से कुछ चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी जिसकी मदद से हम ओलिक एसिड के मॉलिक्यूल का डायमीटर फाइंड आउट कर पाएंगे. सो फर्स्ट वी टेक 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ ओलिक एसिड. आपने क्या किया? 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ओलिक एसिड लिया, ठीक है, एंड डिजॉल्व इट इन द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एल्कोहल टू मेक टोटल वॉल्यूम ऑफ 20 क्यूबिक सेंटीमीटर. ठीक है, आपने 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ओलिक एसिड लिया और उसको 20 सेंटीमीटर क्यूबिक या 20 क्यूबिक सेंटीमीटर एल्कोहल में मिक्सअप कर दिया. तो यहाँ पर इट मीन्स कि आपको एक सॉल्यूशन मिला है जिसमें कॉन्सेंट्रेशन है 1:20 का. 20 रेशो किसका है? एल्कोहल का, और 1 रेशो किसका है? ओलिक एसिड का. ठीक है, फिर ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन का आपने क्या किया? अगेन 1 क्यूबिक सेंटीमीटर लिया. फ्रॉम दिस सॉल्यूशन वी टेक ओनली 1 क्यूबिक सेंटीमीटर. ठीक है,
इस 1:20 का भी आपने क्या किया, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का सॉल्यूशन लिया एंड देन अगेन डिजॉल्व इट इन द सफिशिएंट अल्कोहल टू मेक द टोटल वॉल्यूम ऑफ 20 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, अगेन आपने क्या किया, इस 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में अगेन इसमें अल्कोहल को मिलाया, फिर से अल्कोहल को मिलाया, इतना मिलाया कि ये जो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर जो है वो 20 क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाए। ठीक है, तो अगेन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपने फिर से इस वाले रेशो को क्या किया, 1:20 तो पहले से ही था। ठीक है, और फिर आपने क्या कर दिया, उसमें 20 का रेशो और बढ़ा दिया। इट मीन्स कि अब ये रेशो हो गया 1:20 1:20 इट मीन्स कितना हो गया, 1:400 इट मीन्स कि 1 पार्ट ऑफ ओलिक एसिड एंड 400 पार्ट ऑफ एल्कोहल। इतना ज़्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन ये हो गया है। ठीक है, 1 पार्ट ऑफ ओलिक एसिड एंड 400 पार्ट ऑफ एल्कोहल। सो hence in this final solution we have 1:20 cubic centimeter of oleic acid per cubic centimeter volume of solution. I hope you understand this particular dilution for the solution of oleic acid and alcohol. सो नाउ वी पुट वाटर इन अ लार्ज टब। अभी हमने टब देखा, उस टब में आपने क्या किया, वाटर को पुटअप किया एंड स्प्रिंकल सम लिकोपोडियम पाउडर ऑन द वाटर सरफेस। और उसकी वाटर सरफेस पर आपने क्या किया, लिकोपोडियम जो पाउडर था उसको आपने छिड़क दिया इस तरह से कि वो उसकी लेयर, एक तरह की लेयर क्रिएट कर ले, उस वाटर के ऊपर एक तरह की लेयर क्रिएट कर ले। इतनी इस तरह से आपने उसको छिड़क दिया, छींट दिया। देन आपने क्या किया, अ फ्यू ड्रॉप ऑफ प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन। कौन सा वाला प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन, जो 1:400 का जो रेशो वाला जो फाइनल सॉल्यूशन आपको आपके पास रेडी हुआ है, इस सॉल्यूशन को आपने ड्रॉपर में लिया और इसकी कुछ बूंदों को क्या किया, उस टब में जिस टब में क्या करा है आपने, लिकोपोडियम पाउडर की लेयर बना दी है वाटर के साथ में, उस पर आपने क्या कर दिया, इस सॉल्यूशन की कुछ बूंदों को डाल दिया। तो इस तरह से आपने इस टब में वाटर लिया, उस वाटर के ऊपर आपने लिकोपोडियम पाउडर को छिड़क दिया। उस लिकोपोडियम पाउडर को छिड़कने के बाद उस पर क्या किया आपने, ड्रॉपर की मदद से एक कुछ बूंदे इस सॉल्यूशन की आपने क्या कर दी, डाल दी। जैसे ही आपने इस पर बूंदे डाली तो ये बूंदे क्या होगा, इस लिकोपोडियम पाउडर पर फैल जाएगी और इतनी ज़्यादा फैलेगी कि इसकी जो सॉल्यूशन होगा उस सॉल्यूशन की सिर्फ मोनोमॉलिक्यूलर लेयर ही यहाँ पर बन पाएगी। इट मीन्स कि ये बिल्कुल अपने एक्सट्रीम लेवल तक इस लिकोपोडियम पाउडर पर फैल जाएगा और बिल्कुल लिकोपोडियम पाउडर की लेयर के ऊपर जो आपका ओलेइक एसिड है, ओलेइक एसिड का जो सॉल्यूशन जो आपने मिलाया है, या सॉल्यूशन सिर्फ डाला है, मिलाया नहीं है, सिर्फ ऊपर से उसको डाला है, सो ये सॉल्यूशन जो है अपनी मोनोमॉलिक्यूलर लेयर जो है वो इस पर क्रिएट कर लेगा। मोनोमॉलिक्यूलर लेयर इस तरह से सिर्फ और सिर्फ एक मॉलिक्यूल वाली लेयर क्रिएट कर लेगा। फिर अब आपको क्या करना है, आपको इस पर्टिकुलर जो लेयर है, इस लेयर का एरिया मेज़र करना है। सो यू कैन फाइंड आउट द एरिया विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। आपको पता है कि बेसिकली सर्कल का एरिया क्या होता है, तो दैट इज़ अ पाई आर स्क्वायर, आपको पता है। इस फार्मूले की मदद से आप क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर टब के अंदर जो लेयर क्रिएट हुई है किसकी, वाटर सरफेस के ऊपर लिकोपोडियम पाउडर की, और लिकोपोडियम पाउडर के ऊपर किसकी, ओलेइक एसिड की मोनोमॉलिक्यूलर लेयर जो क्रिएट हुई है, उसका आपने सरफेस एरिया यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। So oleic acid present in this solution spread into a thin, large and nearly circular film of molecular thickness। ठीक है, molecular thickness की जो लेयर होगी वो यहाँ पर बन जाएगी और सर्कुलर फिल्म बनेगी पूरी। We then measure diameter of all these oleic acid film to calculate the area of the deposited film। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर बर्तन में, उस ट्रफ में जो सरफेस एरिया ऑफ द सॉल्यूशन है उसको मेजर करेंगे और सरफेस एरिया ऑफ द सॉल्यूशन की मदद से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ओलेइक एसिड के साइज़ को पता कर सकते हैं। देखिए कैसे पता करेंगे आप, यूजिंग सम प्रिसाइज मेथड वी नीड टू डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ ईच ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन लिया है 1:400 कॉन्सेंट्रेशन का, इसकी जो एक ड्रॉप होगी, जो आपने सपोज इस पर्टिकुलर लिकोपोडियम लिकोपोडियम सरफेस के ऊपर आपने जो सॉल्यूशन डाला है, जो फैल गया पूरा इस पाउडर के ऊपर, तो आपने क्या किया, ये जो कुछ ड्रॉप्स डाली है, सपोज़ आपके पास गिनती होगी आपने कितनी ड्रॉप डाली है, सपोज़ आपने n ड्रॉप डाली है, तो आपने हर ड्रॉप का सपोज़ क्या किया, वॉल्यूम मेज़र किया कि ये जो एक ड्रॉप है, इस एक ड्रॉप का वॉल्यूम कितना है। ठीक है,
सो इस एक ड्रॉप का वॉल्यूम आपने फाइंड आउट कर लिया यहाँ से। सो इस वॉल्यूम को आप किसी भी प्रिसाइज मेथड की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो लेट वी क्यूबिक सेंटीमीटर बी द वॉल्यूम ऑफ ईच ड्रॉप। हर ड्रॉप का जो वॉल्यूम है सपोज कितना है, वी क्यूबिक सेंटीमीटर, एंड एन इज द नंबर ऑफ ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन यूज टू फॉर्म द फिल्म ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है, जो आपने नंबर ऑफ ड्रॉप डाली है सॉल्यूशन की 1:400 कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की जो ड्रॉप डाली है आपने, सपोज उसकी क्वांटिटी कितनी है n। ठीक है, सो फाइनली अगर मैं बात कहूँ कि एक ड्रॉप का वॉल्यूम कितना है v और आपने टोटल n ड्रॉप डाली है, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना हो गया, n इंटू वी या v इंटू एन। इतना वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन आपने क्या किया, उस लिकोपोडियम पाउडर की सरफेस पर डाल दिया है और फाइनली ये फैल गया। ठीक है, सो द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन यूज टू मेक द फिल्म इज इक्वल टू एन वी क्यूबिक सेंटीमीटर। अब हमें पता है कि बेसिकली वॉल्यूम क्या होता है। अगर मैं सरफेस के वॉल्यूम की बात करूं तो आप देखिए बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये जो आपने सपोज लिकोपोडियम पाउडर की जो लेयर ली थी, ठीक है, सपोज इसका जो भी थिकनेस होगी, आपने मोनोमोलिकुलर लेयर जो लिया हुआ है इसकी जो थिकनेस है, तो सपोज अगर मैं वॉल्यूम पता कर लूँ तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होगा इसका पूरा सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय इसकी थिकनेस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये कोई टफ चीज़ नहीं है, बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन है एक तरह का। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर केस द वॉल्यूम विल बी इक्वल टू व्हाट, वॉल्यूम विल बी इक्वल टू थिकनेस मल्टीप्लाइड बाय एरिया, थिकनेस मल्टीप्लाइड बाय एरिया। नाउ यू हैव द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम, यू हैव द वैल्यू ऑफ एरिया, so you can easily find out the value of thickness, T is equal to volume upon area, T is equal to volume upon area। so इस केस में भी देखिए इसी तरह का कैलकुलेशन कुछ यूज़ होने वाला है जो बड़ा सिंपल सा है। so let's start। total volume of the solution used to make the film is equal to n into v cubic centimeter। so the total volume of oleic acid present in this solution कितना हो जाएगा NV, और एक पर्टिकुलर ड्रॉप का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है 1:400 या 1:400 को हम लिख सकते हैं 1:20 × 20। ठीक है, सो एक पर्टिकुलर ड्रॉप का जो कॉन्सेंट्रेशन है ये, तो टोटल जो ड्रॉप होगी, टोटल जो वॉल्यूम है वो N इंटू वी। सो फाइनली उससे आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको ये जो सॉल्यूशन है उसमें ओरिजिनल ऑलिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट पता चल जाएगा। ठीक है, सो टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑलिक एसिड प्रेजेंट इन दिस सॉल्यूशन हमें पता है NV इंटू 1:20 × 20। सो आई होप कि आपको ये फार्मूला क्लियर हो रहा होगा, ये फार्मूला किस तरह से आया हुआ है। ठीक है, सो नेक्स्ट नाउ वी कैन डिवाइड दिस वॉल्यूम बाय कैलकुलेटेड एरिया ऑफ द फिल्म। ठीक है, इस वॉल्यूम को आपने क्या किया, फिर इस कैलकुलेटेड एरिया से डिवाइड किया, क्योंकि हमें पता है T मल्टीप्लाइड बाय A वॉल्यूम इज इक्वल टू थिकनेस मल्टीप्लाइड बाय एरिया। तो यहाँ से थिकनेस कैलकुलेट करने के लिए आपको वॉल्यूम को एरिया से डिवाइड करना होगा। तो आपने भी यहाँ पर वही किया है, देखिए बड़े ध्यान से, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्या बोल रहा है ये, सो नाउ वी कैन डिवाइड दिस वॉल्यूम बाय द कैलकुलेटेड एरिया। ठीक है, वॉल्यूम को आपने कैलकुलेटेड एरिया से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक, टू गेट द थिकनेस T ऑफ द फिल्म। तो फाइनली थिकनेस T ऑफ द फिल्म को आप यहाँ से देख सकते हैं, ये क्या होगा N इंटू वी, तो पहले की तरह था, उसमें कॉन्सेंट्रेशन को आपने क्या किया, मल्टीप्लाई किया था, और फाइनली ये A से डिवाइड किया है, जो बेसिकली डिनोमिनेटर के मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है, सो वी नो दैट द डिपॉजिटेड फिल्म इज़ मोनोमोलिकुलर लेयर ऑफ ऑलिक एसिड। हमें पता है कि जो डिपॉजिटेड फिल्म है वो कैसी है, मोनोमोलिकुलर लेयर की है, and hence above calculated thickness of film is equal to the diameter of molecule of oleic acid। ठीक है, तो ये जो कैलकुलेटेड थिकनेस होगी उस लेयर की, किसी भी लेयर की जो कैलकुलेटेड थिकनेस होगी, वो जो थिकनेस होगी वो मोनोमोलिकुलर लेयर की डायमीटर के इक्वल होगी। So if we make the careful measurement then we get the thickness of film to be of order of 10⁻⁻9 मीटर। ठीक है, तो अगर आपने ये सारा प्रोसेस बहुत अच्छे से किया, केयरफुली किया, सारे प्रिकॉशंस को ध्यान में रखते हुए, so surely you will find out the size of oleic acid molecule that is order of 10⁻⁻9 meter। So this was a very interesting activity to find out the diameter of the oleic acid molecule। So now let's next topic रेंज ऑफ लेंथ। ठीक है,
तो लेंथ की रेंजेस के बारे में यहाँ पर हमें पता करना है। सो बेसिकली अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में बेसिकली जो छोटे से छोटा साइज़ है दैट इज़ 10⁻⁻15 मीटर एक इलेक्ट्रॉन का डायमीटर, और जो बड़े से बड़ा साइज़ है जो बेसिकली यूनिवर्स का साइज़ है एक तरह से 10⁻26 मीटर। इस रेंज में हम बेसिकली बात करते हैं। हमेशा हम फिजिक्स में जब बात करते हैं तब 10⁻⁻15 से 10⁻26 मीटर तक के ऑब्जेक्ट की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। और इन्हें कहा जाता है बेसिकली मैक्रो और माइक्रो एंड मैक्रो, ठीक है। सो बेसिकली दीज ऑब्जेक्ट्स आर बेसिकली एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स। ये ऑब्जेक्ट्स यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए इनका मेजरमेंट क्या होगा, ज़रूरी होगा। सो in the physics we come across the wide range of lengths from the size of proton या neutron which is order of 10⁻⁻15 meter to the boundaries of the observable universe extended up to the distance of 10⁻26 meter, ठीक है। तो 10⁻26 मीटर से आप नीचे 10⁻⁻15 मीटर तक रेंज को मेज़र कर सकते हैं। So along with the standard SI unit we often require different units to be used, ठीक है। सो एक जो SI यूनिट होती है मेज़रमेंट की, नॉर्मली मीटर, ठीक है, मीटर हो गई या फिर किलोमीटर हो गया, ठीक है, या नॉर्मल जो दूसरी यूनिट्स है हमारी सेंटीमीटर्स हो गया। सो इस तरह की यूनिट्स को से आप बेसिकली इस तरह की बड़ी से बड़ी चीज़ों को या छोटी से छोटे साइज़ को आप मेज़र नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल यूनिट्स की रिक्वायरमेंट होती है। So along with the standard SI unit we often require different units to be used in the different context for convenience, ठीक है। अलग अलग कॉन्टेक्स्ट के लिए अलग अलग पैरामीटर को यूज़ करने के लिए, मेज़र करने के लिए हमें अलग अलग तरह की मेजरिंग यूनिट की रिक्वायरमेंट होती है। सो इसमें सबसे पहली यूनिट है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है, तो इट द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। अर्थ और सन के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस है, एवरेज डिस्टेंस कितनी है, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, या हम इसको नॉर्मली 15 करोड़ किलोमीटर भी बात कर सकते हैं। इसे हम 15 करोड़ किलोमीटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज़ बेसिकली इक्वल टू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, और दिस इज अ डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ। अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस है ये। सो इसीलिए इसे कहा जाता है द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज कॉल्ड द 1 AU, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी लेंथ है 15 करोड़ किलोमीटर की, उसको सिर्फ और सिर्फ एक बड़ी यूनिट से, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से डिनोट कर दिया गया। अब बात करें अगर लाइट ईयर की, तो 1 लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस, 1 लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर विद द स्पीड ऑफ 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हमें पता है जो स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या किलोमीटर में अगर हम कहें तो ये होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। सो इतनी स्पीड से चलने वाला जो लाइट है एक साल में जितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, एक साल में जितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वही होगा बेसिकली लाइट ईयर, वही होगा 1 लाइट ईयर। तो देखिए कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर मैं बात करूं कि लाइट जो है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है, और मैं अगर कैलकुलेट करना चाहता हूं कि एक साल में कितना चला, तो मैं एक साल में टोटल सेकंड पहले कैलकुलेट करूं तो मुझे पता है कि एक दिन में टोटल 3600 सेकंड्स होते हैं, और एक साल में 365 दिन होते हैं, 365 डेज। सो द सेकंड्स इन द 1 आवर, द सेकंड्स इन द 1 आवर, ठीक है, एंड द टोटल डेज। और हमें पता है कि बेसिकली 1 डे में 24 आवर होते हैं, 24 आवर होते हैं। तो आपने जब इसका कैलकुलेशन किया सो फाइनली यू विल गेट, और फिर जब आपने ये बेसिकली टोटल सेकंड काउंट कर लिए इसके, ठीक है, 3600 द सेकंड्स इन द 1 आवर, टोटल आवर कितने होते हैं 24 आवर, और टोटल डे कितने होते हैं 365 डेज। सो आपने टोटल जब सेकंड्स कैलकुलेट किए और उन सेकंड्स को फिर मल्टीप्लाई किया आपने 3 इंटू 10⁸ से, ठीक है, जो बेसिकली स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि एक सेकंड में जब 3 इंटू 10⁸ मीटर चलता था तो इतने सेकंड्स में 24 इंटू 365 इंटू 3600 सेकंड्स में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। सो फाइनली यू विल गेट दिस फिगर। वन लाइट ईयर, 1 LY लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, या किलोमीटर में अगर हम मेजर करें तो इट हैज़ बिकम 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, ठीक है।
सो ये बेसिकली बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है लाइट ईयर का। आप इजीली आप भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं, एक बार कैलकुलेट करके ज़रूर देखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट होती है हमारी पैरालैक्टिक सेकंड। पैरालैक्टिक सेकंड को शॉर्ट में पैरासेक भी कहा जाता है, पारसेक भी कहा जाता है। 1 parsec is the distance at which the average radius of the earth orbit subtended an angle of 1 arc second। ठीक है, अगर मैं अर्थ रेडियस की बात करूं तो अर्थ रेडियस बेसिकली जो एंगल सबटेंड करेगी, और वो एंगल अगर कितना होता है 1 आर्क सेकंड का होता है। ठीक है, सो कहाँ पर करेगी, तो देखिए बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर ये अर्थ है, अर्थ की रेडियस, इट मीन्स कि सपोज ये अर्थ है, ठीक है, दिस इज अर्थ, दिस इज अर्थ, ठीक, और ये अर्थ क्या करेगी, द एवरेज रेडियस ऑफ द अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, अर्थ एक ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रही है, आप देख सकते हैं इस तरह से कि सपोज ये सन है, सपोज दिस इज सन, और इस सन के अराउंड जो है वो अर्थ रिवॉल्व हो रही है एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में, सो दिस इज अर्थ। तो बेसिकली द एवरेज रेडियस ऑफ द अर्थ ऑर्बिट, इस ऑर्बिट की एवरेज रेडियस आप देख सकते हैं, हमें पता है केप्लर्स लॉ से कि ये जो ऑर्बिट होगा वो इलिप्टिकल शेप का होगा। तो फाइनली यहाँ पर जो रेडियस होगी, सपोज हम एवरेज रेडियस की बात करेंगे, क्योंकि इलिप्टिकल शेप स्ट्रक्चर में इसका रेडियस जो होगी वो हर पॉइंट पर बदलेगी। ठीक है, सो पैरालैक्टिक 1 पैरासेक इज द डिस्टेंस, ये क्या है, बेसिकली डिस्टेंस है एट विच द एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट सबटेंड एन एंगल। ठीक है, एक एवरेज रेडियस ऐसी होगी कि जब अर्थ ऑर्बिट किसी इस पर्टिकुलर सन पर जब कोई एंगल सबटेंड करेगा तो वो जो एंगल होगा वो 1 आर्क सेकंड का होगा। सो अगर ये एंगल 1 आर्क सेकंड का हो जाए, तो ये जो रेडियस होगी, ये रेडियस जो होगी वो क्या होगी, ये रेडियस होगी बेसिकली पैरालैक्टिक सेकंड या पैरसेक। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट आती है 1 फर्मी। फर्मी भी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। अगर हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर लेवल की बात करें या मॉलिक्यूलर मेजरमेंट की बात करें तो फर्मी इज द बेसिक यूनिट टू मेजर द साइज और द डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल और द डायमीटर ऑफ द इलेक्ट्रॉन एटसेट्रा। सो 1 फर्मी इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻15 मीटर। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर, और ये 10⁻⁻15 मीटर ही बेसिकली इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन जो है उनका डायमीटर होता है। सो हम कह सकते हैं द डायमीटर और द साइज ऑफ द इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन इज बेसिकली इक्वल टू 1 फर्मी। सो इट इज़ ऑफन यूज टू डिस्क्राइब द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस की रेडियस को भी मेज़र करने के लिए नॉर्मली फर्मी वर्ड का या फर्मी यूनिट का यूज़ किया जाता है। न्यूक्लियस की जो रेडियस होती है वो भी लगभग नॉर्मली 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर की होती है। ठीक है, सो ये जो न्यूक्लियस का साइज़ है, ठीक है, न्यूक्लियस का जो साइज़ है 10⁻10 मीटर का, दिस इज़ अ डायामीटर, ये डायामीटर है, और इस डायामीटर का जो हाफ होगा वो क्या होगी, रेडियस होगी। सो इतने छोटे साइज़ को भी आप बेसिकली किससे मेज़र कर सकते हैं, किस यूनिट में, दैट यूनिट इज़ अ फर्मी यूनिट। अगेन द नेक्स्ट वन इज़ अ 1 एंगस्ट्रॉम। हमें पता है 1 एंगस्ट्रॉम जो बेसिकली यूनिट होती है वो वेवलेंथ को मेज़र करने की यूनिट होती है। ठीक है, किसी भी सिग्नल की वेवलेंथ को अगर आपको मेज़र करना है तो इस वेवलेंथ को आप नॉर्मली किस में मेज़र करते हैं, एंगस्ट्रॉम में। सो फाइनली 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू हो गया 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर हमें पता है। और इसके बाद एक और यूनिट होती है दैट इज़ अ 1 माइक्रोन। सो 1 माइक्रोन इज इक्वल टू डिनोटेड बाय द 1 μm, और 1 माइक्रोन का मतलब होता है 10⁻⁻6 मीटर। So these was the simple units which are used to measure the very large distance or very small distance. ठीक है, so I hope you enjoyed this lecture and you learned a lot with this lecture. अगर आपको इसमें किसी तरह का कोई डाउट है तो आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सअप से पूछ सकते हैं, या फिर आप इस लेक्चर को कम से कम 2 से 3 बार देखिएगा, ऑटोमेटिकली सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपको सामने जो फेस आइकॉन दिख रहा है उस पर क्लिक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि हमारे आने वाले लेक्चर्स ज़्यादा आसानी से आप तक डायरेक्टली पहुंच सकें। थैंक यू।